हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। मैं हूं इंद्रजीत सिंह और आपका वेलकम करता हूं अपने कोर्स में, जहां हम कर रहे थे पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में हमने हेलोजन फैमिली कंप्लीट कर ली थी और सेकंड सीरीज में हम आ गए थे नोबल गैसेस में। ग्रुप 18 एलिमेंट्स में एक लेक्चर हमारा हो गया था। आज शायद कंक्लूडिंग लेक्चर होगा 18 ग्रुप का, नोबल गैसेस का। और अगर लेक्चर के एंड तक हम इसको कंक्लूड नहीं कर पाए तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कंक्लूडिंग लेक्चर होगा। उससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है। हम नोबल गैसेस में नोबल गैसेस का इंट्रोडक्शन कर चुके थे, थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह देख ली थी। एक आध फिजिकल प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर में बच गई थी, टाइम एक्सीड कर गया था तो उसको वहीं छोड़ दिया था। आज के लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज अब बची हुई हैं, उनको कंप्लीट करना है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इनके कंपाउंड्स पढ़ने हैं। और अगर मेजरली कंपाउंड देखें तो जेनॉन ही कंपाउंड बनाता है, तो जेनॉन के कंपाउंड्स देखने हैं और यूजेस ऑफ नोबल गैसेस देखने हैं, जिसमें हीलियम और नियॉन का बहुत यूज है। ये काम करेंगे किस तरह से ये खोज हुई कि हाँ भाई नोबल गैसेस भी कंपाउंड्स बनाती होंगी, ये कैसे आइडिया आया, किसको आया। थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जो चीज़ें बची हुई थी उनमें दो तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो शायद मैंने छोड़ दी थी लास्ट लेक्चर में आज के लिए। तो आज के लेक्चर में हम वहीं से शुरुआत करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की चर्चा लास्ट लेक्चर से चलिए शुरू करते हैं अपने पी ब्लॉक ग्रुप 18 नोबल गैसेस लेक्चर 2 की शुरुआत बची हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस से। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी बची हुई थी वो क्या है, देखें। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन ये क्या होता है? अरे भाई ये तो सिंपल सी बात है ना, उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, और जो उसको सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन बोलते हैं। और ये दोनों की दोनों, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये दोनों की दोनों ही बहुत लो हैं किसी भी नोबल गैस के लिए। सिर्फ जेनॉन के लिए नहीं, या हीलियम के लिए नहीं, या आर्गन के लिए नहीं, किसी भी नोबल गैस के लिए ये बहुत लो वैल्यूज है। बहुत लो मतलब कितनी लो? बहुत लो। इतनी लो कि शायद आसपास में तो कोई दूसरा एलिमेंट भी ना मिले, इतना कम इंथैल्पी रखने वाला। ऐसा क्यों है, उसका कारण क्या है? तो कारण सुने कि इनकी आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं होती। कारण हम पहले भी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि इनका आउटर मोस्ट शेल का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो कंप्लीटली फिल्ड है ना। कंप्लीटली फिल्ड, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं। सारे ऑर्बिटल भरे होने का मतलब क्या हुआ कि अभी रिएक्शन करना ही नहीं चाहता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले दे के तो सिमेट्री तो हासिल करना चाह रहा था। और वो ना कंप्लीटली फिल्ड ना हाफ फिल्ड वाली कोई कंडीशन इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि कुछ भी बचा है। तो बेसिकली ना इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ना देने की इच्छा, तो किसी तरह का कोई बॉन्डिंग नहीं। अगर कोई बॉन्डिंग नहीं तो क्या इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग में नहीं होती? मॉलिक्यूल बनाएगा तब तो बॉन्डिंग होगी। और जिस भी तरह की वंडरवॉल वीक फोर्सेस लगती हैं एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो फोर्सेस भी बहुत वीक होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वेरी वेरी वीक, ड्यू टू वीक, और वीक का मतलब बहुत वीक, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। मॉलिक्यूल तो बोलना ही नहीं चाहिए, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। ठीक, ये बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से ये इनकी इंथैल्पीज बहुत लो होती हैं। ठीक है, अब क्या करें? अगली प्रॉपर्टी पे आए। अगली प्रॉपर्टी क्या है, देखें। अगली प्रॉपर्टी एड्सॉर्प्शन है। ये क्या होता है बताते हैं। एड्सॉर्प्शन ओवर चारकोल। ये क्या चीज होती है भाई? चारकोल तो सबको पता है, बिल्कुल पता है। अगर चारकोल पता है तो एड्सॉर्प्शन बता देते हैं, बात खत्म हो जाएगी। यार क्या दिक्कत है? आइए देखें, चारकोल क्या है, एड्सॉर्प्शन ओवर चारकोल। एब्जॉर्ब करने का मतलब होता है कि कोई स्पंज है, उसको किसी पानी वाले मटेरियल के आसपास रखो तो जो एब्जॉर्ब करने का मतलब है पूरे बल्क में ये सब कुछ सोख लेगा। ठीक। और एब्जॉर्ब करने का मतलब बल्क में सोख लेना, एड्जॉर्ब करने का मतलब है कि सरफेस पर चिपक जाना, बल्क में अंदर ना जाना। ठीक है ना, सरफेस पर चिपक जाना। तो ऐसे लिख लेते हैं, स्टिक टू सरफेस, और वहां पे सरफेस पे फिर स्प्रेड हो जाना।
ठीक है ना, उसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। अच्छा, तो ध्यान रखो कि हीलियम को छोड़कर, एक्सेप्शन, बाकी जितनी भी नोबल गैसेस हैं उन सबको कोकोनट चारकोल पर ऑल आर एड्सॉर्ब्ड बाय कोकोनट चारकोल। सिंपल है। ये थ्योरी याद रखें कि हीलियम को छोड़कर जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनको कोकोनट चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब किया जाता है। ठीक। अच्छा, एक बात और कि एड्सॉर्प्शन क्योंकि सरफेस फिनोमेना है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एड्सॉर्प्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। ये तो लॉजिकल है। एड्सॉर्प्शन तो सरफेस पे ही हो रहा है ना, तो सरफेस फिनोमेना है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया ले लोगे उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो किन किन के सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगी बात? एक तो जो कोकोनट चारकोल ले रहे हो उसका सरफेस एरिया आपको ज्यादा रखना है। दूसरी बात कि अगर हम एटॉमिक साइज को देखें तो जितना ज्यादा एटॉमिक साइज हो जाएगा तो साइज इंक्रीज होने से एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं कलर चेंज करके इस स्टेटमेंट को लिख रहा हूं एज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, या फिर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन लिखो, रेट तो नहीं एक्सटेंट लिखो, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। ठीक है, एज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस, ये विशेष ध्यान रखें। इसमें ये जो बात आ गई थी अभी ऊपर लिखी हुई है, हीलियम इज एन एक्सेप्शन। तो हीलियम एक्सेप्शन है तो क्यों है भाई? ऐसा क्या कर देता है हीलियम कि इसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाता? कारण यह है कि हीलियम रिएक्ट्स विथ मोस्ट ऑफ द रबर लाइक मटेरियल और ग्लास लाइक मटेरियल, प्लास्टिक लाइक मटेरियल, मतलब प्लास्टिक, रबर और ग्लास के साथ रिएक्ट कर जाता है। एज सच रिएक्शन तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ ये कहेंगे कि डिफ्यूजन जरूर हो जाता है। तो एक और स्टार मार्क लगाइए या हैशटैग ही लगा लो यार, इसी से काम चला लो, है ना। तो हीलियम जो है डिफ्यूजेस विथ ग्लास, रबर और प्लास्टिक मटेरियल, एक्सेट्रा। ठीक है ना। अब सोचो कि ये इनके साथ डिफ्यूज हो जा रहा है, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। डिफ्यूज होके बल्ब के अंदर जा रहा है, हमें तो एड्सॉर्ब करना है। अगर ये अपने आप प्लास्टिक ग्लास में डिफ्यूज हो जा रहा है तो हीलियम सोचो चारकोल के अंदर चला जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम है। दूसरी बात, नोबेल गैसेस जो हैं वो क्लैथरेट कंपाउंड्स बनाती हैं। ये क्लैथरेट कंपाउंड क्या होते हैं अगर नहीं पता है तो लास्ट लेक्चर में मैंने क्लैथरेट कंपाउंड बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है, और जब हेलोजन फैमिली पढ़ी थी तब भी पढ़ा था कि क्लैथरेट कंपाउंड्स क्या होते हैं। क्लैथरेट कंपाउंड्स को केज कंपाउंड भी बोला जाता है ना। क्लैथरेट्स और केज कंपाउंड्स, ठीक, क्लैथरेट्स या फिर केज कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं? क्लैथरेट्स और केज कंपाउंड्स बेसिकली मॉलिक्यूल आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, उनकी कोई कैविटी बनी हुई है ऐसा समझ लो, है ना, और बीच में कोई एक मॉलिक्यूल अटक जाए। जैसे मान लो नोबेल गैस है और किसी मॉलिक्यूल के कैविटी के बीच में अटक गया है, ये निकल नहीं पा रहा, ट्रैप्ड हो गया है ना, तो इसको बोलते हैं क्लैथरेट कंपाउंड्स। तो ये इस तरह के क्लैथरेट कंपाउंड्स बनाता है। अच्छा, एक और बात कि आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, है ना, ध्यान रखना, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन सिर्फ ये ही क्लैथरेट कंपाउंड्स बनाते हैं। और अगर हम बात करें हीलियम और नियॉन की तो ये दोनों तो नहीं बनाते। कारण कि भाई इतना सफिशिएंटली लार्ज साइज भी होना चाहिए कि आप ट्रैप हो पाओ। अब हीलियम नियॉन इतने नन्हे मुन्ने आदमी है कि बीच से निकल आते हैं, तो ये कभी ट्रैप होंगे ही नहीं, और जब ट्रैप होंगे ही नहीं तो हम कहेंगे कि क्लैथरेट्स बनाएंगे ही नहीं। ठीक है ना, ये बात दिमाग में रखनी है। अब क्या करें? अब कुछ नहीं, अब चर्चा बहुत अच्छी आने वाली है जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल को ओवर कर दिया है, जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी ऑल आर डन।
और अब हमारी चर्चा होगी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। चलो भाई केमिकल प्रॉपर्टी की चर्चा करें। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं हमारी नोबल गैसेस की? आओ भाई केमिकल प्रॉपर्टीज, साइज छोटा करें फिर आगे बढ़ें। नोबल गैसेस की सबसे पहली बात तो ये है कि जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर आप केमिकल प्रॉपर्टी लिख रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखा तो टीचर आपको बुद्धू समझेगा। कारण कि अरे जो चीज रिएक्शन नहीं कर रही है, बिल्कुल रिएक्शन नहीं कर रही है या सबसे कम रिएक्शन कर रही है, तो सवाल आता है क्यों। और क्यों का सबसे पहला जवाब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही तो है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड है, जिसकी वजह से हमारे एटम को किसी भी तरह से रिएक्शन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नोबल गैसेस की, क्योंकि खास तो ये इसीलिए है कि रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और उसका जो रीजन होगा दैट वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज NH2 NP6, और इस N क्या है भाई, 2 3 4 5 है ना, ये इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जिसकी वजह से मोस्ट स्टेबल है। ठीक, अच्छा मोस्ट स्टेबल है मतलब इनका इलेक्ट्रॉन छीना भी नहीं जा सकता और इनका इलेक्ट्रॉन दिया भी नहीं जा सकता, या फिर बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल इज वेरी हाई, होना भी चाहिए। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की चर्चा करो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस। अच्छा एक बात यह है कि हाई वाई नहीं होने वाली, समझना कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सभी के लिए नेगेटिव होती थी, जितनी भी नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि वो सब इलेक्ट्रॉन लेना चाहते थे। हमारा नोबल गैस तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही कंप्लीट है, देना भी नहीं चाहता, इसीलिए तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो फर्स्ट नेगेटिव इसलिए होती थी, इलेक्ट्रॉन लेकर के एटम एनर्जी रिलीज करते थे। पर मेरे नोबल गैस को एनर्जी रिलीज करने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही लीस्ट एनर्जी स्टेट में है, वो पहले से ही शांत है, उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, तो वो लेगा ही नहीं। इसका मतलब जब भी आप इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करने की कोशिश करोगे, यू विल हैव टू डू वर्क, यू विल हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, एटम एनर्जी रिलीज करके और स्टेबल नहीं होने वाला, वो पहले से ही मोस्ट स्टेबल स्टेट में है। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस इज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होती। ये एनर्जी रिलीज नहीं करता, हमारी एनर्जी बर्बाद होती है। ठीक है, अच्छा मतलब वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, अपने आप से इलेक्ट्रॉन नहीं लेने वाला ही है। छोटी छोटी बातें बताता हूँ कि कैसे दिमाग में आया, कैसे मालूम पड़ा कि चलो हाँ भाई ये भी एक चीज़ है कि नोबल गैसेस भी रिएक्ट कर सकती हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पीज या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, ये सब आप लोगों को पता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज हर एटम का इलेक्ट्रॉन निकाल के हमारे वैज्ञानिक लोग जो होते हैं वो समझदार होते हैं, ये सारा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, और डेटा पे तो दुनिया चल रही है। हाँ, तो सबका डेटा उनके पास आसपास आसपास होता है। तो देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी से ही एक क्लू मिलेगा कि जेनॉन कंपाउंड बनाएगा, और वहीं से जेनॉन के कंपाउंड्स आ जाएंगे और हमारे सिलेबस में भी आ जाएंगे। 1962 एक बहुत शानदार ईयर था। इसमें एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नील बार्लेट। ये मैं इनको बार्लेट पढ़ता हूँ, आप इनको बार्टलेट पढ़ सकते हो। ठीक, मैं पहले वाला टी साइलेंट रखता हूँ, इसमें बार्टलेट भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1962 में नील बार्लेट आए, इन्होंने क्या किया कि PTF6, ये क्या है ये PTF6 प्लेटिनम हेक्सा फ्लोराइड, प्लेटिनम हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है ना ये। अच्छा ध्यान रखना, प्लेटिनम हेक्सा फ्लोराइड क्या है, इसमें 6 फ्लोरीन है, और 6 फ्लोरीन है मतलब फ्लोरीन कहीं भी जाएगा तो ऑक्सीडाइज करेगा, इससे महान ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कोई भी नहीं है पूरी पीरियोडिक टेबल में। तो इसका मतलब प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड जो है वो बहुत बहुत सुपर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसके पास 6 फ्लोरीन है, और 2 फ्लोरीन भी अगर किसी को निकाल के दे देगा तो तहलका मच जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि दिस कंपाउंड इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ठीक, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि काम करो यार, जरा ऑक्सीजन को ही ऑक्सीडाइज करा डालो इससे। तो देखो इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कराया, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कराया, देखो क्या होता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ, फिर देखो क्या बनता है, समझ आएगा। O2 प्लस PtF6 माइनस, अरे बाप रे बाप, सॉलिड बन गया। और गौर से देखो, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो में है और ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऑक्सीजन भी ऑक्सीडाइज हो गई, यही तो खेल है फ्लोरीन का। खैर, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो गई, यानी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया। मजा आ गया, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या बात है। यानी जितना ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी थी, उतनी एनर्जी तो इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन को दे दी गई, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकला। बिल्कुल सही बात है, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकला। अब डेटा चेक करो, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल या एंथैल्पी है फॉर ऑक्सीजन, दैट इज 1175 किलो जूल पर मोल, ये होती है। अब ये डेटा है, ठीक, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। पर आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर जेनॉन को अगर आप डेटा देखें, उसका आप चेक करें, तो मालूम पड़ेगा 1170 किलो जूल पर मोल। अरे यार, ये तो लगभग लगभग करीब में हो गया यार, तो बिल्कुल पास हो गया। O2 और जेनॉन की आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज बहुत बहुत करीब करीब हैं, आसपास में। तो अगर इतनी आयनाइजेशन पोटेंशियल प्रोवाइड करके PtF6 था, सॉरी PtF2 लिख दिया मैंने यहाँ पे गलती से, ये PtF6 है। तो PtF6 यानी प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड ऑक्सीजन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करके उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो क्यों नहीं जेनॉन को कर सकता है। जेनॉन को तो इवन कम चाहिए। अगर PtF6 इतनी सारी एनर्जी ऑक्सीजन को प्रोवाइड करके ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो जेनॉन को भी कर सकता है। और अगर जेनॉन को कर सकता है, तो जेनॉन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड भी बनाएगा। और अगर कंपाउंड बना, तो इसका मतलब नोबल गैसेस रिएक्ट कर गई। और अगर नोबल गैसेस रिएक्ट कर गई, तो ये भ्रम निकल गया कि दीज गैसेस आर इनर्ट इन नेचर, वो रिएक्ट नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती। इन रियलिटी कम रिएक्ट करती हैं, पर रिएक्ट तो करती हैं। यहां से एक नया जोश शुरू हो जाएगा इस बात को चेक करने का कि हाँ भाई, ये रिएक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो चलो फिर करते हैं। तो फिर देखो, जेनॉन की रिएक्शन PtF6 से कराई गई, PtF6 से कराओ भाई, 278 केल्विन के ऊपर जेनॉन +1 स्टेट में आएगा और PtF6 माइनस स्टेट में आएगा। ये एक अच्छा सा सॉलिड कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन नहीं है, ध्यान रखना। फ्लोरीन इज नॉट अ एलिमेंट जो कि बहुत आराम आराम से रिएक्शन करता है। फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली रिएक्ट करता है, इवन बहुत वाइग्रेसली रिएक्ट करता है। और ये रिएक्शन बहुत रैपिड रिएक्शन है, ठीक है ना। दिस इज अ रैपिड रिएक्शन, और ये रैपिड रिएक्शन है। और जो कंपाउंड बन रहा है, ये रेड सॉलिड है। दिस इज अ रेड सॉलिड कंपाउंड, दिस इज अ रेड सॉलिड कंपाउंड। मजा आया। अगर ऐसा है तो समझ आया कि यार फ्लोरीन ने तो ऐसी तैसी कर दी जिनोन की, और ये सारा भेद खुल गया कि इनर्ट गैसेस रिएक्ट नहीं करती। तभी से फिर इनर्ट इनर्ट शब्द हटके नोबेल नोबेल आ गया, है ना। अब जेनॉन, अब अगर जेनॉन रिएक्शन कर रहा है फ्लोरीन से, तो दिमाग में बात आती है कि यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही तो ये बात हो रही है, क्योंकि फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और तुरंत इलेक्ट्रॉन छीन के भाग जाता है, जिससे वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। यही काम तो ऑक्सीजन कर सकता है, क्योंकि फ्लोरीन के बाद जो नंबर आएगा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का, या फिर ये कह लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नंबर आएगा, उसमें तो ऑक्सीजन ही हमारा बैठा हुआ है। तो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं, तो जी हाँ, बेझिझक ऑक्सीजन से रिएक्शंस होती हैं, ठीक। तो इसके बाद हम ये लिखें, आफ्टर दिस अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, मतलब 60-70 कंपाउंड, ऐसा नहीं। मतलब फिर भी जो रिएक्ट नहीं करेगा, 10-15 भी कंपाउंड बन गए तो मोर देन सफिशिएंट है, उसको लार्ज ही बोलना चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ xenon compounds were formed mainly with
ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही मेनली रिएक्शन कराई गई, क्योंकि यही इतनी अच्छी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखते हैं जो आसानी से उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। अच्छा, और बताओ भाई, और सुनो जरा इंपॉर्टेंट स्टेबल कंपाउंड्स देख लो, है ना। इंपॉर्टेंट स्टेबल कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जेनॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आएंगे ही आएंगे। देखिए इसको, तो हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लिखने हैं जेनॉन के। क्यों लिखने हैं, कम से कम आइडिया तो हो किस किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ लेंगे, अलग बात है ना। XeF2 ये, और XeF4, XeOF2। अच्छा, इनमें क्या हुआ, समझो क्या हुआ, बताता हूं। ये जो है यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहां पर इन दोनों के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जेनॉन का +4 है। ठीक है, अब ये +4 हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट और देखो, XeF6, XeOF4, ये ऑक्सी फ्लोराइड्स आ गए, है ना। XeO2F2, XeO3, ये हो गए। अब इन सब के अंदर अगर जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो इन सब के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जेनॉन का 6 आएगा। अब ये देखना तो पड़ेगा, XeO4, XeO3, F2, ये भी एक कंपाउंड होता है। इन सब के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जेनॉन का +8 है, और कॉमन सेंस से ऑक्सीडेशन स्टेट जेनॉन का +8 तक तो जाना ही था, क्योंकि अगर कितना इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हो, ऑक्सीडाइज कर तो 8 तक सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में, तो वहां तक तो इसको ले जा सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करें। ये ऐसा कुछ, अब इनके नाम भी होते हैं। नाम क्या है देखें, नाम के नाम पर इसका नाम पहले वाले का जेनॉन डाइफ्लोराइड, इसका नाम जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, इसका नाम जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, इसका नाम जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, इसका नाम जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, इसका नाम जेनॉन डाईऑक्सी डाइफ्लोराइड, इसका नाम जेनॉन ट्राईऑक्साइड, इसका नाम जेनॉन टेट्राऑक्साइड, इसका नाम जेनॉन ट्राईऑक्साइड डाइफ्लोराइड। ठीक है, तो ये नाम है पढ़ाई को, और हम चर्चा कर रहे थे जेनॉन के कंपाउंड्स की। जेनॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स हमने पढ़े, 8-10 कंपाउंड देखे, उनके नाम देखे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है उनका ये देखा। फिर सवाल कई बच्चे ये पूछते हैं कि क्या क्रिप्टॉन से कोई दुश्मनी है क्या, क्रिप्टॉन के कोई कंपाउंड्स क्यों नहीं पढ़ाए, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, इनके कंपाउंड्स क्यों नहीं पढ़ाए गए। और रेडॉन तो क्रिप्टॉन से भी बड़े साइज का है, अगर जेनॉन अगर रिएक्शन करता है तो रेडॉन तो और करना चाहिए। तो ऐसा है कि क्रिप्टॉन का सिर्फ क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ये स्टेबल एक कंपाउंड है जिसको बहुत डिटेल में स्टडी किया गया है। इसके अलावा क्रिप्टॉन की कोई बहुत खास विशेष चर्चा नहीं हुई है। रेडॉन का RnF2, ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ये आज तक ऑसिलेट ही नहीं किया, आइसोलेट ही नहीं किया जा सका। आइसोलेट का मतलब अलग ही नहीं किया जा सका है। ये इसको डिटेक्ट किया गया कि RnF2 टाइप का कंपाउंड है, बट ये इंडिपेंडेंट स्टेट में आज तक नहीं आया है। तो हम लिख लेते हैं हैज नॉट बीन आइसोलेटेड येट। ठीक, दूसरी बात, हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये सच्चे प्राणी हैं, ईश्वर के बनाए हुए। इनको अगर ईश्वर ने ऑक्टेट कंप्लीट करके दिया है तो ये उसी में संतुष्ट रहते हैं और दुनिया में मुंह नहीं मारते और कोई रिएक्शन नहीं करते, तो नो रिएक्शन। अच्छा, यानी कि चर्चा घूम फिर के किसकी फंसी, जेनॉन की। कंपाउंड्स किसके पढ़ने हैं, जेनॉन के। पढ़ते हैं जेनॉन के कंपाउंड्स, आइए।
तो जेनॉन के फ्लोराइड्स हैं, ऑक्सी फ्लोराइड्स हैं और ऑक्साइड्स हैं। तो इनमें से क्या पढ़ना है? तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो फ्लोराइड्स, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि फ्लोरीन से इनके कंपाउंड्स बहुत ज्यादा बने हुए हैं। तो हमारी चर्चा अब आएगी जेनॉन फ्लोराइड्स की। जेनॉन फ्लोराइड्स। अच्छा, जेनॉन फ्लोराइड्स में कौन कौन है हमारे, देखें जितने भी कंपाउंड्स अभी लिखे थे मैंने, एक शीट जो बनाई थी उसी में काम शुरू करते हैं। और उनको बनाने के कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं। तो प्रिपरेशन, सबसे पहले हम काम करते थे कि प्रिपेयर कैसे किया जाता है ना। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में केमिकल रिएक्शन हमें करनी है। दिमाग में एक बात करें कि मान लो नोबल गैसेस को गैसियस स्टेट में ले लो और फ्लोरीन ले लो। और फ्लोरीन तो खैर ऐसा कंपाउंड, ऐसा एक एलिमेंट है जो अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में, एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट में वो रहेगा और वो इतना रेडिली रिएक्ट करता है कि आपको कोई बहुत खास चमत्कारी प्रेशर लगाने की या चमत्कारी टेम्परेचर देने की कोई खास बहुत बड़ी नीड नहीं है। आसानी से रिएक्शन होती है। हाँ, ये है कि अगर आपको एटॉमिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल जेनॉन और फ्लोरीन की चेंज करनी हो तो आपको प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस को एक्सट्रीम बनाना पड़ता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फ्लोरीन ऐड करा सकें। तो जैसे पहला रिएक्शन आप देखो, है ना। मैं आपको फर्स्ट रिएक्शन इसकी दिखाता हूँ कि सबसे आसान रिएक्शन क्या है। कि आप जेनॉन लीजिए, आप फ्लोरीन लीजिए, रफी लिख दिया गलती से, सॉरी, फ्लोरीन लीजिए। ये दोनों के दोनों गैसियस स्टेट में है और फ्लोरीन फ्लोरीन तो रहेगा नहीं, रहेगा तो F2 स्टेट में, तो F2 कर लीजिए आप, ठीक है ना। क्या बनेगा, क्या होगा? तो सबसे पहली बात, तो जो टेम्परेचर है उसको आप रख लीजिए लगभग लगभग 670 केल्विन के आसपास और एक बार का प्रेशर अप्लाई कर दीजिए। और एक बात दिमाग में रखिए कि जेनॉन को लीजिए एक्सेस में। एक्सेस में जेनॉन लेने से क्या होगा कि फ्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स कंपाउंड में कम रहेंगे। तो जो सबसे लोअर मटेरियल हमारे पास सबसे पहला वाला था, सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड XeF2 बन के तैयार होता है, ठीक। और जो XeF2 बनता है वो सॉलिड होता है। इसके अलावा जेनॉन गैस प्लस F2, ये भी गैस। इसकी रिएक्शन करिए, टेम्परेचर 580 केल्विन के आसपास रख लीजिए, प्रेशर को 7 गुना बढ़ा दीजिए, तो जो रिएक्शन होने वाली है वो होने वाली है XeF4, टेट्राफ्लोराइड बन जाएगा। टेट्राफ्लोराइड खुद भी सॉलिड इन स्टेट होता है। दिमाग में एक बात रखिए कि पहले हम लोगों ने जेनॉन को एक्सेस में लिया था, इस बार जेनॉन को एक्सेस में नहीं लेना है, फ्लोरीन को एक्सेस में लेना है। और ये ऐसा है कि 1:5 का रेशियो अगर आप लेते हैं तो ऐसी रिएक्शन होगी। अच्छा, और रिएक्शन बताइए जरा, और बताते हैं क्या दिक्कत है। जेनॉन गैसेस स्टेट में, फ्लोरीन गैस स्टेट में F2 कर लीजिए, है ना। और यहाँ पे टेम्परेचर को आप लगभग लगभग वही 580 केल्विन पे रखिए, लेकिन जो प्रेशर है वो 60 बार तक पहुंचा दीजिए, लगभग लगभग 10 गुना बढ़ा दिया प्रेशर। तो XeF6 बनता है जो कि सॉलिड होता है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो रेशियो है 1:20 का लेना होता है ताकि आपके पास फ्लोरीन की मात्रा बहुत रहे और एक ही जेनॉन पे बहुत सारी फ्लोरीन अटैक करके एक हेप्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाए, ठीक है ना। इसके अलावा और भी कोई तरीका है कि डायरेक्ट फ्लोरीन का अटैक करा के, अब तो रिएक्शन करा रहे थे, लेकिन डायरेक्ट फ्लोरीन का अटैक कराने की अगर मेरी इच्छा ना हो और हम कहेंगे कोई और मेथड से भी क्या रिएक्शन हो सकती है, तो और मेथड से भी रिएक्शन हो सकती है। आइए देखें कैसे रिएक्शन हो सकती है। तो ऐसे हो सकती है कि XeF4 मान लो तुम्हारे पास है, ठीक। और इसमें आप O2F2 की रिएक्शन करा दीजिए। पहले से तुम्हारे पास जेनॉन का फ्लोराइड बना हुआ है, आप ऑक्सी फ्लोराइड बनाना चाहते हैं। और अगर ऑक्सी फ्लोराइड नहीं बन रहा तो आप मान लो कि कोई और दूसरा हायर फ्लोराइड बनाना चाहते हैं। जैसे इस रिएक्शन में अगर मैं इसको लगभग लगभग 140 केल्विन तक गर्म कर दूं तो ये ऑक्सी फ्लोराइड नहीं बनेगा, बनेगा फ्लोराइड ही। लेकिन यहां से इस कंपाउंड से फ्लोरीन को वहां प्रोवाइड कराया जा सकता है। XeF6 प्लस O2 निकल गया और ये जो कंपाउंड है तो सॉलिड ही है, सबको पता है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा क्लासिक रिएक्शन है। और ये वो रिएक्शन है जो टीचर इसलिए पूछ लेते हैं कि बच्चों को पता है कि जेनॉन से फ्लोरीन को डायरेक्ट रिएक्शन कराने पे उसके फ्लोराइड्स बन जाते हैं, मगर ये एक रिएक्शन बच्चा मिस कर जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखें। दूसरी बात ये है
कि जो भी रिएक्शन हो रही है जेनॉन और फ्लोरीन की, तो हमें पता है हैलोजेंस जो हैं वो सनलाइट में बहुत अच्छी तरह रिएक्शन करते हैं, क्योंकि जितने भी हैलोजेंस हैं वो फ्री रेडिकल रिएक्शन देने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते। उनको पसंद है फ्री रेडिकल रिएक्शन देना और फ्री रेडिकल बनना हैलोजन का। इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या उनको सनलाइट की फेवरेबल कंडीशन दी गई है। सूरज की रोशनी उनको बहुत अच्छी लगती है और जैसे ही उनको सूरज की रोशनी मिलती है वैसे ही वो अपने फ्री रेडिकल बनाते हैं और तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो जो रिएक्शन ये लिखी गई है ये भी सनलाइट में ही है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही रिएक्शन हुई है। ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और दिमाग में एक बात रखें कि जो पहली वाली रिएक्शन थी उसमें भी लाइट का इस्तेमाल किया गया था। सनलाइट का मतलब ही नहीं कि सूरज से ही रोशनी चुरा के लाओगे, ठीक है ना। आप कोई भी रेडिएशन इस्तेमाल कर सकते हैं लोअर फ्रीक्वेंसीज का, एक्सरे यूवी रेस का इस्तेमाल नहीं करना है वरना और ही परेशानी हो जाएगी, क्योंकि वैसे ही इतना रेडिली रिएक्ट करता है। प्रिपरेशन के मेथड्स हो गए, फ्लोराइड्स के, ऑक्साइड्स अभी बाकी हैं। अब चर्चा किसकी, प्रॉपर्टीज की। तो आप भाई प्रॉपर्टीज की चर्चा करें। प्रॉपर्टीज की अगर चर्चा करनी है तो प्रॉपर्टीज देखो कितने टाइप की और क्या क्या हैं। कि सबसे पहली बात तो जितने भी फ्लोराइड्स हैं वो कलरलेस हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, सबलाइम हैं। ठीक है ना, पहली प्रॉपर्टी, ऑल फ्लोराइड्स आर सॉलिड, या फिर लिख लो कलरलेस पहले, फिर लिखो क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एंड क्या लिख दिया मैंने, एंड सबलाइम रेडली, रेडली मतलब जल्दी से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं एट 300 केल्विन। वैसे तो 298 के आसपास ही हो जाते हैं, पर उतना एग्जैक्ट डेटा लिख के क्या करना है यार, 300 के आसपास हो जाते हैं, इस बात को पकड़ के चलो, है ना। क्योंकि प्रेशर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सब्लिमेशन में, और प्रेशर डिपेंड करता है कि वेपर का कंटेंट कितना है। तो अगर कोई भी कहे कि 298 केल्विन ही सही आंसर है, तो भैया वो सब बहुत स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो डेली लाइफ में ये ऊपर नीचे 1-2 डिग्री हो सकता है, 1-2 केल्विन का ऊपर नीचे का चेंज हम लोग आराम से चलाना चाहिए इसको। अच्छा एक बात कि हमने ऊपर देखा था, अभी जब प्रिपरेशन पढ़ी तो प्रिपरेशन में देखा कि अगर मैं फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा ले लूं तो हायर फ्लोराइड्स बनते हैं, और कम लूं तो लोअर फ्लोराइड बनते हैं। लोअर फ्लोराइड में फिर से फ्लोरीन मिला दूं और प्रेशर बढ़ा दूं तो हायर फ्लोराइड बन जाते हैं। तो हम कहेंगे हायर फ्लोराइड्स आर prepared by making या by reacting with fluorine at high pressure। क्लियर है ये बात हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ा थोड़ा सा आप देखना, केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, रिएक्शंस की तरफ हम बढ़ेंगे अब, है ना। जितने भी फ्लोराइड्स हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉमन सेंस यार, एक जेनॉन है जो किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा था, अचानक से वो अपने जो नील साहब थे वो आए, उन्होंने आयनाइजेशन पोटेंशियल के हिसाब से जेनॉन को पकड़ लिया और जेनॉन का कॉलर पकड़ के निकाला, कब कहा बेटा तुम तो रिएक्शन करोगे। अब फंस गया तो बेचारा रिएक्शन कर रहा है, पर एक जेनॉन के पास 2 3 4 5 6 फ्लोरीन्स हैं। तो अगर ये फ्लोरीन एक भी निकला और कहीं पहुंचा तो आसानी से फ्लोरीन किसी को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जितने भी जेनॉन के फ्लोराइड्स हैं ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्योंकि फ्लोरीन की संख्या बहुत ज्यादा है। तो हम क्या लिखें, ऑल जेनॉन फ्लोराइड्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान रखें। ठीक, और एक बात है कि आसानी से रिएक्ट करते होंगे फिर, हाँ करते हैं। तो जरा हाइड्रोजन से रिएक्ट करा के देखें क्या, बिल्कुल करा लो, क्या परेशानी है। जैसे जेनॉन डाइफ्लोराइड है, इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन से कराइए तो क्या बन जाएगा, HF, और जेनॉन अकेला पीछा छुड़ा के भाग जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन को तो किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज करना था, हाइड्रोजन मिला, निकल लिए। कोई और रिएक्शन है आपके पास, बिल्कुल ढंग से रिएक्शन से यार, जितनी मर्जी उतनी करो। XeF4 की रिएक्शन
इससे, और बैलेंसिंग के लिए तो हमें 4 चाहिए, क्योंकि आपको 4 HF बनाने का मूड दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये 4 के चारों ही वहां क्यों चले गए? जेनॉन के पास फ्लोरीन क्यों नहीं बचा? फ्लोरीन इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे ही कोई मिलेगा अटैक कर देगा और बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। और जेनॉन को तो वैसे भी सेपरेट होना था, तो दोनों ही फेवरेबल कंडीशंस हैं। XeF6 हेक्साफ्लोराइड ले लिया, तो 6 हाइड्रोजन लेने होंगे, यानी कि हाइड्रोजन गैस के 3 मोल लेने होंगे। लेते ही मालूम पड़ा कि 6HF बना, और 6HF के बाद जेनॉन अपना अकेले मजे मारने लगा कि भाई फ्लोरीन से छुटकारा मिल गया। खैर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, आसान रिएक्शन से, है ना। तो हम करते हैं क्या, अब देखो, मान लो कि Cl माइनस है, ठीक, तो इसको पहुंचा देगा Cl में, और Cl मिलके क्या बन जाएगा, Cl2। आयोडीन माइनस है तो बन जाएगा I2, किससे रिएक्शन करके, XeF2 से ही रिएक्शन करा दो, XeF2 से ही रिएक्शन करा दो, नॉट नेसेसरी XeF2 ही आप लो, आप टेट्राफ्लोराइड भी ले सकते हो, तो रिएक्शन ये हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है, बैलेंसिंग का खेल बचेगा। इसके अलावा अगर आप Ce3 स्टेट को देखो, इसको फोर्थ स्टेट में यानी +4 में लेकर चले जाते हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जरा HCl की चर्चा करें क्या, करके देखते हैं। XeF2 की रिएक्शन आप HCl से करिए, मान लो 2HCl ले लिया, बैलेंसिंग का ही खेल है यार, और कुछ नहीं है। तो तुम्हें साफ दिखाई देगा कि हाइड्रोजन के ऊपर टूट पड़ेगा फ्लोरीन, तो HF बन जाएंगे और 2 HF बन जाएंगे। 2 HF बनने के बाद जेनॉन तो भैया अपनी अलग निकल गई, है ना, और क्लोरीन जो 2 बचेंगी वो मॉलिक्यूलर स्टेट में उड़ जाएंगी। क्लियर है। इसी तरह आप देखो कि जेनॉन का जो टेट्राफ्लोराइड है, उसको अगर आप Ki से रिएक्ट कराने की कोशिश करो तो 4 फ्लोरीन, है ना, और 4 पोटेशियम, तो 4 पोटेशियम 4 फ्लोरीन, 4KF बनेगा, जेनॉन बचा रह जाएगा, और 4 आयोडीन का मतलब I2 निकलेगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो वो तो बैलेंसिंग का हिस्सा है, पर बात ये है कि जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है। और भी कुछ है क्या, बिल्कुल देखो, SO4-2 XeF2 प्लस Ce2 SO4 का होल थ्राइस, जिससे हमें क्या मिलेगा, देखना क्या हो रहा है, ये SO4 है ना, SO4 का होल थ्राइस है। अब यहां पर 2 टाइम्स CeSO4 का होल ट्वाइस, ये क्या किया सर आपने, वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट घट के आप तो 3 से 4 बता रहे थे, देखो यहाँ 2 और 3, यहाँ 1 और 2, समझे मेरी बात, क्या बोला। तो अगर यहाँ पे सल्फेट जो है वो -2 पे है, तो -2 का मतलब ये -2 × 2, तो बेचारे को +4 में होना ही पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखो तो ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 2 स्टेट में है ना, ध्यान रखने वाली बात है विशेष। अच्छा, ये हो गया भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट तो लिख लिया, अब क्या, अब कुछ नहीं बचा भैया, जेनॉन को अलग निकालो और फ्लोरीन को अलग निकालो। ये फ्लोरीन अलग क्यों निकल गई, लॉजिक है यार, कुछ बचा ही नहीं है इसके पास ऑक्सीडाइज करने के लिए, कुछ अगर होता आसपास में तो उस पर टूट पड़ता ही है, ठीक है, ध्यान रखें। और अच्छी बात क्या है कि दीज ऑल कंपाउंड जो कि फ्लोराइड्स हमने अभी पढ़े इसके, अपने जेनॉन के, वो सारे के सारे अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स हैं, ऑल आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ऐसे लिखो, ऑल आर सॉरी, ऑल आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। सारे के सारे अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट हैं। फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, और देखो XeF4 है, ठीक, तुम्हारे पास SF4 है, क्या बनेगा, ये अलग हो जाएगा, SF6 बन जाएगा। ऐसा ही आपने क्यों कहा, क्यों SF4 से फ्लोरीन निकल के जेनॉन में नहीं जुड़ गई। देखो भैया, ऐसा है कि जितने भी लोअर फ्लोराइड्स होते हैं उनके हायर फ्लोराइड्स बनते हैं हाई प्रेशर पर। अगर आप प्रेशर हाई नहीं दोगे
तो जेनॉन के फ्लोराइड्स में फर्दर फ्लोरीन और अटैच नहीं होने वाली। और फ्लोरिनेटिंग एजेंट होने का क्या मतलब है, अगर आप लोअर प्रेशर्स पे काम करा रहे हो तो जितने भी ये जेनॉन के फ्लोराइड्स हैं वो दूसरे फ्लोराइड्स को अपनी फ्लोरीन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे ऐसे कि XeF4 प्लस प्लेटिनम दिया हुआ है, आखिरी में क्या होगा, Xe अलग हो जाएगा, प्लेटिनम F4 है ना, प्लेटिनम टेट्राफ्लोराइड बन जाएगा। तो देखो अपना फ्लोरीन प्रोवाइड कर रहे हैं आसानी से, कंसीडरिंग कि लो प्रेशर्स पर रिएक्शन हो रही है, बहुत हाई प्रेशर आपने नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, वरना पहली रिएक्शन में कुछ भी हो सकता था। अच्छा, जितने भी जेनॉन फ्लोराइड्स हैं वो ऑक्सीडाइज और फ्लोरिनेट दोनों कर सकते हैं, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट एक बात है। दे कैन साइमल्टेनियसली, यानी कि ये दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें एक साथ कर सकते हैं रिएक्शन में, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एंड फ्लोरिनेट। The heteroatom in an organometallic कंपाउंड। अच्छा, मतलब एक साथ ये किसी कंपाउंड को, ऑर्गेनोमेटेलिक क्या है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कोई मेटल भी जुड़ा हो। आप ग्रिग्नार्ड को ले सकते हैं, ठीक है ना, और भी दूसरे कंपाउंड्स हैं। तो उस तरह के ये ऑर्गेनिक मेटालिक टाइप के कंपाउंड्स को एक ही साथ ये ऑक्सीडाइज भी कर सकता है और फ्लोरिनेट भी कर सकता है, जबकि ये एल्काइल या एराइल ग्रुप को बिल्कुल भी नहीं छुएगा। ठीक, तो जरा देखते हैं रिएक्शन, देखो ऑर्गेनोमेटालिक टाइप कंपाउंड, नॉट एग्जैक्टली ऑर्गेनोमेटालिक, CH3I है ना, मिथाइल आयोडाइड, इसमें किसकी रिएक्शन कराएं, XeF2 की, डाइफ्लोराइड की रिएक्शन कराई, देखो क्या बनने वाला है, मेरे हिसाब से बनेगा CH3I और I में एक चला जाएगा, इस पे F2 और यहाँ पे जेनॉन अलग बचेगी। ये क्या बात हुई यार, आयोडीन में जोड़ दिया, बिल्कुल आयोडीन में जोड़ दिया फ्लोरीन को, आयोडीन का तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया, यही तो करना था इसको, C6H5 लिया होता आयोडीन के साथ और इसके साथ हमने XeF2 की रिएक्शन कराई होती, तो C6H5 जैसे वहां मिथाइल बचा रह गया था, यहाँ पे फिनाइल बचा रह जाएगा, IF2 प्लस जेनॉन अलग। क्लियर है? अच्छा, और बताओ, ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्लोरो आयंस बना दे, फ्लोरो एनायन बना दे। देखो फ्लोरो एनायन कैसे बनते हैं, मान लो मैं कलर चेंज करता हूँ और नई रिएक्शन लिखता हूँ, जैसे मान लो आपने XeF2 लिखा, XeFe लिख दिया मैंने, XeF2 लिखा, इसकी रिएक्शन PF5 से करा दी, जैसे PCl5 होता है ना, तो क्लोरीन से रिएक्शन ना करके फ्लोरीन से करा दी और PF5 बना दिया। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ऐसे रिएक्शन होगी XeF, ठीक है ना, और ये कंपाउंड जो है वो कैटायन है और एक फ्लोरीन इससे निकल करके इस पे पहुंच जाएगा और हम कहेंगे PF6, ये एनायन है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरो एनायन। तो फ्लोरो एनायन बनाने की क्षमता हमारे ऐसे जेनॉन के फ्लोराइड्स के पास होती है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का, ये अच्छी रिएक्शन है। रिएक्शन विद वाटर कर लो, आओ भाई रिएक्शन विद वाटर देखते हैं, खेलो रिएक्शन विद वाटर। देखो भाई, रिएक्शन विद वाटर क्या, पानी के साथ तो दुनिया रिएक्शन करती है, पानी तो अपने आप में इतना शानदार पोलर आदमी है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो पढ़ने में देखोगे तो कई किताबों में तो लिखा मिलेगा कि हाईएस्ट होता है। तो डाइपोल मोमेंट बहुत स्ट्रांगली क्रिएट करता है, अगर किसी के पास अपना खुद का डाइपोल मोमेंट नहीं है तो पानी में डालोगे तो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है चीजों में। और नोबेल गैसेस में भी ये काम हो जाता है पानी के साथ, ठीक है ना। तो ऐसा समझो कि जितने भी फ्लोराइड्स हैं दे आर रेडली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर,
ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना, फ्लोरीन बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और पानी में खोलोगे तो आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। और किस तरह हाइड्रोलाइज हो जाएंगे? तो हम ये कहें, दीज आर रेडली हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर इवन इफ द ट्रेसेस ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। सिर्फ ट्रेसेस ही प्रेजेंट हैं तो भी ये रेडली हाइड्रोलाइज्ड हो जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं, दे आर रेडली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर even if traces of water is present। बहुत कम वाटर भी प्रेजेंट होगा तो भी काम हो जाएगा। अच्छा, एक बात और भी है कि जो रिएक्टिविटी है वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स देने की, अलग अलग फ्लोराइड्स की अलग अलग तरह की होती है। ध्यान रखना इस बात का कि जो XeF2 है, डाइफ्लोराइड्स हैं, टेट्राफ्लोराइड्स हैं या हेक्साफ्लोराइड्स हैं, इन तीनों की हाइड्रोलाइज होने के बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी अलग अलग हैं। ठीक है ना? डिपेंड करता है कि फ्लोराइड्स कितना हायर है जैसे, और रिएक्शन कितनी वॉयलेंट है ये भी अलग अलग बातों पर डिपेंड करेगा। अलग अलग कंपाउंड्स की अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन भी होगी। तो सबसे पहले XeF2 की चर्चा करें। XeF2 जो है वो सबसे बढ़िया बात यह है कि सॉल्यूबल तो है, दूसरा ये है कि स्लो हाइड्रोलिसिस देता है। सबसे पहली बात कि स्लो हाइड्रोलिसिस देता है। स्लो हाइड्रोलिसिस देता है मतलब आसानी से काम हो जाएगा, और इवॉल्व करता है ऑक्सीजन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करता है, क्योंकि XeF6 जो है वो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व नहीं करता, हेक्साफ्लोराइड जो है इवॉल्व नहीं करता। अच्छा, अब ध्यान रखें, अगर ये स्लो हाइड्रोलिसिस देता है वाटर में तो कहाँ जल्दी घुलता है? तो हम ये कहते हैं कि XeF2 हाइड्रोलाइज्ड इज लगा तो यहाँ पे इज हाइड्रोलाइज्ड इन एल्कली वेरी रैपिडली। ठीक, बहुत रैपिडली एल्कलीज में डिसॉल्व हो जाता है और हाइड्रोलाइज होता है। अच्छा, तो जरा रिएक्शन भी बता दीजिए फिर इसी बात पे, इसकी रिएक्शन कर लीजिए। रिएक्शन में क्या है? मान लो कि XeF2 है और उसकी रिएक्शन आपको H2O से करानी है। ये सॉलिड स्टेट में है, पानी को आपको लिक्विड स्टेट में लेना है, तभी तो आप हाइड्रोलिसिस बोलोगे, वरना तो बोलोगे ही नहीं। तो क्लियर दिखाई देता है कि ज़ेनॉन अलग हो जाएगी और हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन निकल जाएगी। ऑक्सीजन को निकालना है तो यहाँ 2 लगाना है, यहाँ 2 लगाना है, यहाँ 2 लगाना है, और हाइड्रोजन ये 4 लगा देना, काम खत्म, अपना काम हो गया। ऑक्सीजन इवॉल्व हो गई, मजा आ गया। जरा XeF4 टेट्राफ्लोराइड के बारे में भी चर्चा कर लो। तो टेट्राफ्लोराइड पे आ जाइए। XeF4 की प्रॉपर्टीज, अलग अलग कंपाउंड्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। ये वाटर के साथ वॉलेंटली रिएक्ट करता है। ठीक, वॉलेंटली रिएक्ट विथ वाटर। अच्छा, दूसरी बात, ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन देता है। डिस्प्रोपोर्शनेट, अच्छा डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, ये दो चीज़ों में डिस्प्रोपोर्शनेट्स इनटू दो रिएक्शंस हैं। एक तो हमें जेनॉन देता है, दूसरा जेनॉन ट्राई ऑक्साइड देता है। ठीक, ये टेट्रा नहीं, सॉरी, ट्राई ऑक्साइड देता है। अब एक ध्यान रखें, ये जो ट्राई ऑक्साइड है ये भी एक चमत्कारी सॉलिड है। कैसा चमत्कारी सॉलिड है? इसको आप सबसे पहले तो डब्बे में बंद करें और चमत्कारी सॉलिड के बाद में लिखें कि इट इज हाईली एक्सप्लोसिव सॉलिड। हम बनाने के काम आ सकता है। इसी तरह से तो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, इन्हीं प्रॉपर्टीज से। जरा इसकी रिएक्शन लिखेंगे आप? बिल्कुल लिखेंगे, आइए करते हैं। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन करा दी गई वाटर से, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में लेना है। और फिर एक बात कि आपको क्या करना है कि जेनॉन चला गया, जेनॉन ट्राई ऑक्साइड बन गया क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है। इसके अलावा तो आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड निकालना ही निकालना है, क्योंकि
फ्लोरीन तो हाइड्रोजन के पास ही जाएगा और साथ में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक, बैलेंसिंग कर लीजिए। बैलेंसिंग के नाम पे यहाँ पे 6 लगा देंगे, वाटर में 12 लगा देंगे, जेनॉन पे 4 लगा देंगे, यहाँ जेनॉन पे 2 लगा देंगे, तो यहाँ 24 लगा के काम चल जाएगा। ऑक्सीजन बचेंगे 3। अब सॉल्व कर लीजिए, आंसर यही आने वाला है। रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शन जो कि डिस्प्रोपोर्शनेट टाइप की रिएक्शंस होती हैं या फिर रेडॉक्स रिएक्शन टाइप की चीज़ें होती हैं, इनको आँख खोलकर अगर ठीक से देख भी लो तो ये बैलेंस्ड हो जाती है। बाकी देखने की कला धीमे धीमे डेवलप होती है, वो प्रैक्टिस का काम है। ठीक है, अच्छी बात है, आगे बताइए, सुनिए। XeF6, इसकी चर्चा करो। वॉलेंटली रिएक्ट करेगा, नो डाउट। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा है तो रिएक्ट्स वॉलेंटली। वॉलेंट नहीं है, वॉलेंटली है, विथ वाटर। दूसरी बात, नो एवोल्यूशन ऑफ O2, O2 गैस नहीं निकलती, बहुत खास बात है। रिएक्शन देखें, रिएक्शन की चर्चा ये है कि XeF6 जो कि बढ़िया सॉलिड है, इसकी वाटर से रिएक्शन कराइए। हाइड्रोलिसिस करना है तो लिक्विड स्टेट में ले लीजिए, इसकी आप रिएक्शन कराएंगे तो आएगा जेनॉन ट्राइऑक्साइड और HF। इसको 6 कर लो, इसको 3 कर लो। ठीक, बाकी सब बैलेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मजा आया। जो HF आएगा बेटा वो एक्वस स्टेट में आने वाला है। ऐसा क्यों सर एक्वस स्टेट में आना है? पानी लिया हुआ यार तुमने, तो जो कुछ आएगा उस पानी में घुलेगा नहीं क्या? बिल्कुल घुलेगा। अच्छा, एक्वस स्टेट में आ गया, बढ़िया सुंदर। अब क्या करें? अब कुछ नहीं, ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ें। फ्लोराइड्स तो सारे पढ़ लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कंपाउंड बदलना ही है भैया। इतने पढ़ लिए, अब कितना पढ़ोगे? तो काफी सारा पढ़ा दिया फ्लोराइड्स के बारे में। अब जेनॉन के ऑक्साइड्स के बारे में देखो। जेनॉन ऑक्साइड्स, जेनॉन के ऑक्साइड्स देखो क्या काम करते हैं। तो अब मेरा मानना है कि यहाँ पर चर्चा आएगी सबसे पहले इनके प्रिपरेशन की, जो हमारा अभी तक का रूटीन रहा है काम करने का, कि जैसे ही हेडिंग डालते हैं सबसे पहले कहते हैं कि भाई प्रिपरेशन कैसे करते हो तो बता दो। तो प्रिपरेशन है ना, और ध्यान रखना जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस याद रखोगे तो चैप्टर भूलेगा नहीं कभी। जेनॉन 2 तरह के ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक, जेनॉन 2 तरह के ऑक्साइड्स बनाता है। सबसे पहली बात जो है दैट इज XeO3, अभी जो एक्सप्लोजिव बताया ट्राइऑक्साइड, और उसके बाद बनाएगा टेट्राऑक्साइड। ये बहुत स्टेबल है। बहुत स्टेबल का मतलब ये नहीं कि बहुत स्टेबल हैं, 10 साल तक कुछ उनका होता नहीं है, किसी से रिएक्ट नहीं करते, सब ड्रामेबाजी नहीं। स्टेबल का मतलब ये कंपाउंड्स आसानी से पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑक्साइड्स आर नॉट दैट स्टेबल कि उनको हम ये कहें कि हाँ ये कंपाउंड सच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, कुछ इस तरह की बात है। अब ऐसा समझो कि जो रिएक्शंस हैं वो कहाँ से हो रही हैं। जो ट्राइऑक्साइड है और टेट्राऑक्साइड है वो दोनों अलग अलग जगहों से मिल रहे हैं। जैसे जो ट्राइऑक्साइड है, XeO3 is obtained by hydrolysis of XeF6। अरे यार अभी ऊपर रिएक्शन देखी तो XeO3 नहीं बन रहा था? बिल्कुल बन रहा था। तो नई रिएक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है, फ्लोराइड आपके पास है, आप ट्राइऑक्साइड बना लीजिए। अच्छा, टेट्राऑक्साइड के बारे में बताओ। तो टेट्राऑक्साइड जो है, आप एक कॉम्प्लेक्स लीजिए, है ना, Ba2XeO6, इसको बोलते हैं बेरियम पर एक्सेनेट। बेरियम पर एक्सेनेट लिख देता हूं, है ना, वरना फिर याद नहीं रहेगा। बेरियम पर एक्सेनेट, ये इसकी रिएक्शन। ठीक है ना। और अब ये समझो कि जब इस पर तुम रिएक्शन कराओगे H2SO4 की, जब इस पर रिएक्शन कराओगे H2SO4 की, तो क्या बनेगा? टेट्राऑक्साइड जेनॉन का और एक बढ़िया सा कंपाउंड PaSO4 सल्फेट आयंस की। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि बेरियम जैसे लोगों के साथ ये PPT बना देते हैं और वाटर निकल जाएगा। तो ये बेरियम आयन की
टेस्ट में भी काम आता है। खैर ये जेनॉन की रिएक्शन करा के तुम बेरियम का टेस्ट कराओगे ऐसा तो नहीं है, साधारण कंपाउंड से कराया जा सकता है, पर रिकॉल कराने के लिए बात बता दी। फिलहाल तो यहाँ हमने जेनॉन का टेट्रोक्साइड बना लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक, क्योंकि ये रिएक्शन कहीं और रिपीट नहीं होने वाली। चर्चा किसकी? चर्चा अब प्रॉपर्टीज की। तो आप एक प्रॉपर्टी की चर्चा कर लेते हैं। तो जरा प्रॉपर्टीज की चर्चा करो। प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, कैसी कैसी हैं, देखें। प्रॉपर्टीज देखो, जो XeO3 है, ये अपने आप में कलरलेस है, एक्सप्लोसिव है, मैंने कहा था एक्सप्लोसिव सॉलिड है। तो फिजिकल स्टेट भी पता चला, कलरलेस ये भी पता चला, और खास बात क्या पता चली कि भैया ये एक्सप्लोसिव नाम का आदमी है। बड़ा अच्छा लगा। दूसरी बात ये है कि एक हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 3 ऑक्सीजन है इसके पास, और ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हम क्या कहते हैं? हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि जेनॉन चाहता थोड़ी ऑक्सीजन उसके पास रहे, वो तो अकेला रहना चाहता है। तो जैसे ही मौका मिलेगा जेनॉन 3 ऑक्सीजन को किसी को प्रोवाइड कर देगा। हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। अब देखो, अगर हम Pu2+ से Pu4+ जाना चाहें तो ये काम जो है वो अपने जेनॉन का ट्राईऑक्साइड करा सकता है, ठीक है ना। जैसे 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 रिएक्शन लिख के दिखाओ, रिएक्शन लिख लो बेटा। XeO3+ आप यहाँ पे 6 हाइड्रोजन ले लीजिए। ऐसा क्यों किया, अभी बताते हैं क्यों किया। क्योंकि जब आप देखोगे तो इधर Pu+4 स्टेट में पहुंच जाएगा, ठीक, जेनॉन बचेगा, और आखिरी में आपको H2O निकालना है। तो जितना भी ऑक्सीजन निकलेगा उसको बैलेंस कौन करेगा? हाइड्रोजन, ताकि उसके वाटर बनाया जा सके, ठीक, इसलिए वो H+ लिख दिया था। अगली बात कि जेनॉन को एक्वस एल्कली के साथ रिएक्शन कराओ तो हाइड्रोजन एक्सेनेट आयन बनता है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, नामकरण और फॉर्मूला दोनों रट लेना। XeO3 है ना, उसको रिएक्ट कराओ किसके साथ? एक्वस एल्कली के साथ। तो क्या करता है? हाइड्रोजन एक्सेनेट आयन बनाता है। मैं इसका नाम लिख देता हूं, हाइड्रोजन एक्सेनेट आयन।